हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वेरी न्यू सेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एनालिसिस को करते करते पूरा का पूरा केमिस्ट्री के उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करने के सिरे में ये जो सेशन चल रहा था ये उसी को डेडिकेटेड था। तो चलिए आज एक नया टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और आज के टॉपिक में हम ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसके एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट नीट में कंटिन्यूसली पूछे गए हैं। नहीं भरोसा है तो ध्यान से चलिए देख लीजिएगा। ठीक, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा प्यारे बच्चों पॉलीमर। किस पे हम आज बात कर रहे हैं? पॉलीमर के ऊपर। पॉलीमर का आप ट्रेंड देख ही रहे हैं, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है पिछले 11 सालों में जब पॉलीमर पे सवाल नहीं बने हैं। बैक टू बैक आप देख सकते हैं 2010 में 2 क्वेश्चन, 11 में 1, 12 में 2 क्वेश्चन, 13 में अगेन 2 क्वेश्चन, 14 में भी 2 क्वेश्चन, 15 में 1 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था इसलिए ये नॉर्मल जो पेपर में आया था ये वो है, और ये जो कैंसिल हो गया था पेपर उसके क्वेश्चन है। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर साल एक एक सवाल आया है और पूरी चांसेस है कि इस साल भी एक सवाल आएगा। और प्यारे बच्चों इतना आप लोग भरोसा रखो ना कि आज की वीडियो में हम जितनी चीजें कवर कर लेंगे ना, उसको एक एक छोटी सी चीज बीच में आपको सिखाऊंगा मैं, उसको आप लोग इजीली कवर करना और एक बार में एनसीईआरटी रफ रीड करना। पॉलीमर के क्वेश्चन आपसे 110% लगेंगे। 4 मार्क्स अपनी झोली में आपको डालना है, ठीक है। और ऐसा हर चैप्टर के साथ करना है, एक एक सवाल जोड़ते जोड़ते ही तो टॉप कर जाओगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, पॉलीमर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा एक ट्रेंड देख लेते हैं, पिछले 5 साल में जो पॉलीमर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां मैंने टॉपिक लिख रखा है और यहां पिछले 5 साल का एनालिसिस है। और उस जो चैप्टर है ये उसके अंदर के सब टॉपिक है, ये उसके अंदर के क्या है प्यारे बच्चों, सब टॉपिक, कि भैया कहां से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मतलब कि वो एडिशनल पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, कि वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है कि चैन ग्रोथ पॉलीमर है, कि वो थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेटिंग है। इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो 2019 का क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पे था और 20 का भी था। वहीं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर का मतलब कि उसके मोनोमर यूनिट कौन रहेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर का मतलब, अच्छा इसमें मोनोमर यूनिट को कवर करना। तो 2018 का क्वेश्चन ना तीसरे वाले सेक्शन पे था, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर पे था। और 2017 और 2016 5 साल बैक टू बैक एक एक सवाल आया है। वो दोनों क्वेश्चन कहां से थे? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर से रिलेटेड थे। तो आपको पॉलीमर में यही 3 टॉपिक को मेजरली कवर करना रहता है, यही पूरा चैप्टर को इंक्लूड कराता है। और आपको ये बात भी समझ में आया कि हमने 5 साल में एक एक सवाल तो आता है ये तो जाना ही जाना, वो सवाल कहाँ से किस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्ट्राइक करके आ रहे हैं ये भी अब क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ से एक बात तो समझ में आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ना पिछले 2 साल में ट्रेंड में आ गया है। तो भैया थोड़ा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, एडिशन, कंडेंसेशन, इनके बीच का जो डिफरेंस वाला जो पार्ट है ना उसको अच्छे से करके रख लेना, ठीक है। हो सकता है सवाल वहीं से बन जाए। बाकी मोनोमर यूनिट वाला जो है प्रिपरेशन मेथड, इसको तो आप लोग ऐसे भी कवर करते ही हो, अदरवाइज आज तो हम कवर कर ही लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है 2020 में, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये पॉलीमर का। मैं हिंदी में भी बोलते रहूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल पॉलीमर, मतलब निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक या उदासीन बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ठीक है। याद रखना पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन से हमारा कौन सा कंपाउंड बनता है, तो वो याद रखना ब्यूना एस रबर बनता है। क्या बनता है? ब्यूना एस रबर, ठीक है। इसे 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का यूज करते हैं, इसी को SBR रबर भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन से आप लोग का ना नॉर्मल रबर बनता है, सिंथेटिक रबर। फिर बोल रहा है पॉलीब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, इससे आप लोग बनाते हैं ब्यूना एन रबर। कौन सा रबर? ब्यूना एन रबर,
पॉली एक्रोनाइट्राइल भी बोलते हैं, या 1,3-ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, दोनों मिला के हमारा बनेगा ब्यूना एन रबर। ये तीनों के तीनों सिंथेटिक रबर हैं, ये तीनों के तीनों सिंथेटिक रबर हैं, लैब में जनरेट किए जाते हैं केमिकल्स को मिला के। बट जो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रिन लिखा है ना, ये पॉली आइसोप्रिन से प्यारे बच्चों क्या बनता है, नेचुरल रबर। इसी से हमारा क्या बनता है, नेचुरल रबर का अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप क्लियर हो गए, आइसोप्रिन। आपसे पूछा गया था कि जो नेचुरल पॉलीमर है वो कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल था, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और कौन से मोनोमर यूनिट से क्या पॉलीमर बनेगा उसको भी हमने अच्छे से देख ही लिया। अब प्यारे बच्चों, मैं एक आप लोग के सामने ना एक शीट आप लोग के सामने ला दिया हूं मैं, होप सो ये आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो उम्मीद है, पर साथ में मैं पढ़ते भी जाऊंगा, आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। इस शीट को ना अच्छे से हम लोग कवर अगर किए तो इसके बाद नीट के जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, विद इन 2-3 सेकंड के अंदर आप लोग मारते हुए चले जाएंगे ना, राइट अटेम्प्ट करते हुए। मैंने पूरा का पूरा एक साथ में इधर इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स का लिस्ट है और इधर उनके मोनोमर यूनिट है और ये उसका नेचर है, ठीक है। मतलब 3-3 अलग अलग चीजों को एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। कई बार आप लोग को नेचर पे क्वेश्चन पूछ देगा कि बेकेलाइट किस टाइप का पॉलीमर है, कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है कि कंडेंसेशन है कि एडिशन है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है कि चैन ग्रोथ पॉलीमर है, ऐसा घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। मोनोमर यूनिट तो हम जनरली याद करके रख ही लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, पॉलीथीन, पॉलीथीन इथीन से बनता है, केमिकल फॉर्मूला यहाँ आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक, ये केमिकल फॉर्मूला है उसका। और ये एक होमोपॉलीमर है, क्यों, क्योंकि सेम टाइप का मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं बहुत सारे, कई बार तो ये 1000 और लैक्स में भी रहते हैं। ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, हैवी मास का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम नाम देते हैं पॉलीमर। तो एथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। ये एक होमोपॉलीमर है और साथ ही साथ बच्चों ये एक चैन ग्रोथ पॉलीमर है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट याद रखना, होमोपॉलीमर, चैन ग्रोथ पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर। यहां से लेकर यहां तक जितने भी मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं, याद रखो ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर का ही एग्जांपल हैं। और एडिशन पॉलीमर मतलब योगात्मक बहुलक अगर जो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि योगात्मक बहुलक होमोपॉलीमर ही होंगे, मतलब समबहुलक होंगे। बहुत सारे कोपॉलीमर भी अपने आप में एक एडिशन पॉलीमर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ब्लू कलर से लिखे हुए हैं सारे के सारे एडिशन पॉलीमर योगात्मक बहुलक हैं, और सारे के सारे चेन ग्रोथ जो हमारा पॉलीमराइजेशन स्टेप है उसी को फॉलो करते हैं, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बिहाफ से इनका जनरेशन होता है। क्लियर। पॉलीस्टीरीन, ये स्टायरीन से बनता है, और यही स्टायरीन या पॉलीस्टायरीन बोल लो, ये अभी वाइजैक के आसपास विशाखापट्टनम में लीक हो गया था, काफी लोगों की उससे डेथ भी हुई थी। एक दुखद घटना थी, कोरोना के दौरान ये हुआ था, फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा था। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 रहता है, इसका केमिकल फॉर्मूला। ये भी क्या है, होमोपॉलीमर है, क्योंकि यही स्टायरीन आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं ना, कोई बाई प्रोडक्ट लाइक वाटर या कोई गैस रिमूव नहीं हो रहा है। अगर कोई बाई प्रोडक्ट रिमूव ना हो तो वो वो एडिशन पॉलीमर योगात्मक बहुलक है। अगर बाई प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं या कुछ भी और भी, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है, संघनन बहुलक कहलाता है। और ये जितने भी मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं ये सारे कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो मैंने इसलिए क्लासीफाई पहले ही कर दिया है। फिर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, PVC। घरों में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वायरिंग करने के दौरान यूज करते हैं ना, उसकी कोटिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है, पाइप, ये सब नल वोल वाला, ये है आपका विनाइल क्लोराइड। इसके होमोपॉलीमराइजेशन से हमारा क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन, ये सारी प्रॉपर्टी सब में सेम है ना, तो इसलिए सब में कॉमन है, मैं बार बार लिखा नहीं हूं। ओके बच्चों, सब होमोपॉलीमर है, बस लास्ट के दो कोपॉलीमर में आएंगे। टेफ्लॉन, इसी को पॉलीटेट्राफ्लोरो इथीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथीन, ठीक है, PTFE के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है, एक
होमोपॉलीमर है, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन स्टेप को फॉलो करेगा और एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को ओबे करेगा, मतलब योगात्मक होगा, समबहुलक होगा और श्रृंखला वृद्धि वाले पद का अनुसरण करेगा। ठीक, फिर आता है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर बनता है आइसोप्रिन से, ये केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद रखना ना आइसोप्रिन का, ठीक है, ये आइसोप्रिन का केमिकल फॉर्मूला। सिमिलरली नियोप्रिन, नियोप्रिन को हम लोग सिंथेटिक रबर का नाम देते हैं। और सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर में क्या फर्क हो जाता है, तो बस फर्क इतने सा है कि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है आइसोप्रिन में, और जो नियोप्रिन बनता है उसका मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रिन, मतलब इस CH3 को हटा के उसी की जगह पे क्या लगे रहेगा, क्लोरीन एटम लगे रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या, होमोपॉलीमर और एडिशन पॉलीमर। ब्यूना एस रबर, ये सब अब सिंथेटिक, ये चारों के चारों रबर पे बात हो रही है ना, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एस रबर भी सिंथेटिक रबर है और ब्यूना एन भी। ब्यूना एस किससे बनता है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, ये जो स्टाइरिन देख रहे हो ना, इनके आपस में कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट रहे, तो दिख ही रहे ना दो अलग अलग, ठीक है, तो इसके कोपॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा आपका ब्यूना एस रबर। स्टाइरिन यूज होता है इसलिए ब्यूना एस बोलते हैं, और वहीं पर आप लोग एक्राइलोनाइट्राइल यूज करोगे इसलिए उसको हम लोग ब्यूना एन रबर बोलेंगे। पर 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन दोनों में क्या रहता है, कॉमन रहता है, इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन को हम लोग रबर का बेसिक यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, ये भी कोपॉलीमर है बट एडिशन पॉलीमर है, मतलब योगात्मक है, ठीक है, और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के स्टेप को यूज करता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहां से, ये पूरे के पूरे क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। उससे भी याद रखना बच्चे, ये जो नाइलॉन सीरीज होता है ना, इनको हम लोग पॉलीएमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड। तो जब भी आपको नाइलॉन दिखे मतलब समझ लेना पॉलीएमाइड पॉलीमर है। सिमिलरली ये जो टेरिलिन और ग्लिप्टॉल है ये लोग पॉलिस्टर है, इनको हम लोग पॉलीएस्टर बोलते हैं या पॉलिस्टर भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब बेकेलाइट जो होता है ये तो रेजिन है, ये अपने आप में क्या है, रेजिन है। ये सारे के सारे कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, और जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर हैं मतलब संघनन बहुलक हैं, वो याद रखिए वो चरण वृद्धि वाले पद को उपयोग करेंगे। ये श्रृंखला वृद्धि को यूज करे थे, मतलब चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पद को, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चरण वृद्धि बहुलीकरण अभिक्रिया का पालन करेंगे सारे कंडेंसेशन, मतलब ये लोग सारे के सारे। तो स्टेप ग्रोथ और चैन ग्रोथ पे अगर क्वेश्चन पूछा तो नहीं है पर पूछ सकता है, तो आप आराम से बना पाएंगे। और ये सारे के सारे कंडेंसेशन है, ये सारे के सारे क्या थे, एडिशन वाले थे, योगात्मक थे, ये संघनन वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें इनके मोनोमर यूनिट बस आप लोग को याद रखने हैं। तो नायलॉन 6 का याद रखना कैप्रोलैक्टम से बनता है, और यहाँ पर मैंने आप लोग को कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बना रखा है। फिर नायलॉन 6 नाम ही है 6 इसका मतलब ना इसके दोनों मोनोमर यूनिट में ना 6 कार्बन रहते हैं, 6 कार्बन रहते हैं। तो एक साइड से आता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एक साइड से आता है एडिपिक एसिड, और ये नीट में ऑलरेडी कई बार पूछ चुका है ना, 2-2 बार 3-3 बार पूछ चुका है इसके ऊपर सवाल, ओके, अभी दिखेगा आपको। फिर आएगा टेरिलिन, उसी को हम लोग डेक्रोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डेक्रोन से। ये ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखे रहता है, ग्लाइकॉल तो वही होता है CH2H और टेरेप्थेलिक एसिड से मिलकर बनेगा। सिमिलरली अगर टेरेप्थेलिक एसिड की जगह पे आपने केवल थैलिक एसिड ले लिया तो डेक्रोन से वो बन जाता है ग्लिप्टल। वो क्या बन जाता है, ग्लिप्टल। दोनों किसके एग्जांपल हैं, पॉलिस्टर के एग्जांपल है या पॉलीएस्टर के एग्जांपल है, क्योंकि एस्टर ग्रुप बनेगा इनके पॉलीमराइजेशन के दौरान। और बेकेलाइट इज ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, हीट का या फायर का रेजिस्टिव होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है। ठीक है, तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया सारे पॉलीमर, उनसे रिलेटेड उनके मैकेनिज्म का, उनके मोनोमर यूनिट का। ठीक है बच्चों, अब आप सीधे सीधे आ जाइए, ये सारे के सारे कोपॉलीमर है ना, ठीक है, बस यही आपका नायलॉन 6 होमोपॉलीमर टाइप का दिख जा रहा है कि खाली कैप्रोलेक्टम से बन रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सीधे सीधे अब हम लोग सवाल लगाएंगे और देखेंगे कितना जल्दी आंसर आते जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा सवाल आपके सामने 4 ऑप्शन के साथ। बोल रहे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, कौन सा जैव अपघट्य बहुलक है। तो याद रखेंगे सभी लोग, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में पूछा गया नीट 2019 में, 2019 में, और वो है आपका नायलॉन 6 या नायलॉन 26। इसी को आप लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलेंगे।
हालांकि नायलॉन 6 नहीं होता है, नायलॉन 6 भी नहीं होता है, और ब्यूनाइस तो ये सारे के सारे सिंथेटिक है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर से ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया बच्चों से कि रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो पॉलीमर का जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो उस समय हम लोग लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर मतलब रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इस टाइप का हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दे कंटेंट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। क्रॉस लिंक्ड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये वेरियस लीनियर चेन रहता है और उनको क्या करता है, उनको ये लोग वेरियस कोवेलेंट बॉन्ड से ये लोग आपस में ऐसे ऐसे जुड़ते जाते हैं। उससे क्या होता है कि इनकी मोबिलिटी है, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड से रहता है, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हालांकि ये स्टेटमेंट सही है और हमें कैसा स्टेटमेंट लाना है, इनकरेक्ट, गलत वाला। दूसरा बोल रहा है दे आर फॉर्म्ड बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। ये भी बिल्कुल सही है। क्रॉस लिंक्ड बाई और ट्राई मोनोमर्स से ही तो बनेंगे। देख रहे हो ना, लेयर पर लेयर तो लगता जा रहा है। एक अकेला मोनोमर लगा बना पाएगा क्या, नहीं। दो बाई या ट्राई टाइप के मोनोमर के लिंकिंग से ही क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर जनरेट होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइट। बिल्कुल सही भैया, बेकेलाइट अपने आप में मैंने पहले भी बोला क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, और जो भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फायर हीट को रेजिस्ट कर सकेंगे एक लिमिट तक। तो ये तीनों सही हैं। तो दे कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन पॉलीमर चेन। नहीं, लीनियर पॉलीमर चेन समझ में आता है, पॉलीमर चेन नहीं समझ में आता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वही रियल आंसर है। तो होप सो आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई। इनका स्ट्रेंथ सबसे हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि नेचुरल रबर हैज अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब प्राकृतिक रबर में क्या अल्टरनेट पोजीशन पे सिस समपक्ष और विपक्ष विन्यास पाया जाता है। रैंडम सिस एंड ट्रांस मतलब कहीं भी, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन, ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो नेचुरल पॉलीमर है, आप सबने देखा था कि इसका मोनोमर यूनिट कौन आया था, इसका मोनोमर यूनिट आया था आइसोप्रीन। ये है आपका आइसोप्रीन, ठीक है। और जब मैं इसको पॉलीमराइज करता हूं, तो याद रखना कि ये केवल व केवल सिस कॉन्फ़िगरेशन ही बनाता है। ये केवल क्या बनाता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब केवल समपक्ष विन्यास ही आता है। तो ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन 2016 नीट का पूछा हुआ सवाल था ये, ठीक, याद रखिएगा इस बात को। फिर बोलते हैं कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, अभी देखे थे। चलो ऑप्शन बताओ क्या आएगा, कमेंट करो जल्दी, ठीक है। आ गया होगा सबका आंसर। कैप्रोलैक्टम किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, तो रियल आंसर इज नायलॉन 6। और कैसा दिख रहा था कैप्रोलैक्टम आपका, याद आ रहा है, ऐसा दिखता है आपका कैप्रोलैक्टम। 6 कार्बन रहते हैं, एक नाइट्रोजन रहता है, उस पर हाइड्रोजन रहता है, बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये क्लोरोप्रिन है, तो क्लोरोप्रिन से क्या बना होगा, नियोप्रिन। तो ये नियोप्रिन पॉलीमर है। ये क्या है अपने आप में, सबको ये बात समझ में आई कि ये नियोप्रिन है, ठीक। ये क्या है, तो ये भैया पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि विनाइल क्लोराइड से बन रहा है। ये देखिए हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और ये एडीपिक एसिड, इससे ये क्या जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है नायलॉन 6। सिंपल। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है बेकेलाइट का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट का। याद रखिए जो बेकेलाइट होता है ना, वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाता है। और मैंने अभी ये बात बोली थी कि जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, हीट फायर के रेजिस्टिव होते हैं।
इसका मतलब कि आपसे पूछा गया था कि थर्मोसेटिंग कौन है। भैया थर्मोसेटिंग का तो मतलब ही यही है ना कि वो एक लिमिट तक फायर को, हीट को रेजिस्ट कर सके, तो नाम ही है ना थर्मोसेटिंग। तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेकेलाइट। क्यों? क्योंकि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन के कारण वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म द पॉलिस्टर डेक्रॉन। सीधी सी बात है, डेक्रॉन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया डेक्रॉन नाम लेते ही दिमाग में आ जाना चाहिए ना, डेक्रॉन का मतलब ही क्या था? एक पॉलिस्टर था डेक्रॉन। और कौन? ग्लिप्टल। डेक्रॉन किससे बनता था? टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। तो आंसर हो गया सी, अभी अभी तो पढ़े थे। वही बात अगर हो जाती थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल तो उससे बनता था ग्लिप्टल। ये दोनों के दोनों पॉलीस्टर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। देखो पॉलीएमाइड बोलने से नायलॉन सीरीज, पॉलिस्टर बोलने से डेक्रॉन, उसी को हम लोग क्या नाम देते थे? टेरिलीन या ग्लिप्टल, ये याद रखना। फिर पूछता है नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी तो बोल ही रहा था, 2013 में क्वेश्चन पूछ दिया, पॉलीएमाइड। नायलॉन किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएमाइड का। ठीक है, चलिए अब पॉलिस्टर बोलेगा तो ग्लिप्टल या टेरिलीन या डेक्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। भैया नियोप्रीन का मोनोमर कौन होता है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन ये क्या है? ये बच्चों आइसोप्रीन है। ये क्या है? ये आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन से क्या बनता है? नेचुरल रबर। ये है आपका क्लोरोप्रीन, और यही क्लोरोप्रीन से बनता है सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। बाकी ये तो कुछ नहीं है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है जो ब्यूना एस या ब्यूना एन के प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। ठीक, 2013 नीट का क्वेश्चन था ये। आ जाइए 12 में, पॉलीमर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं इधर कवर करवा रहा हूं ना, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोग भी इसका आंसर लाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीजों को अभी देख लिया है, समझ लिया है। अब बस जितने सवाल आएंगे ना, आप चैप्टर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपसे अब खुद ब खुद लगते जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो चुका है क्योंकि, और यही बात मैं यही करता हूं कि भैया ये जो सेशन रहेगा ना, इसमें हम पूरा रिवीजन कर डालेंगे। मतलब आप ये वीडियो देख के भी अगर एग्जाम दिलाने चले गए पूरा तो भी आप समझ लीजिए कि आप जितने भी सवाल लगाते ना, उससे कहीं ज्यादा कुछ सवाल लगा के आप आएंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है, फॉल्स पूछा है। आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, सेल्यूलोज द्वारा कृत्रिम सिल्क का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है, सबको पता है ये बात। तो नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इलास्टोमर समझना पड़ेगा। इलास्टोमर क्या होता है? जिसके मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ते हैं ना, और उनके मॉलिक्यूलर लेवल आणविक स्तर की जो बंधन है, बॉन्डिंग है, वो जब वीक होती है तब हम उसको नाम देते हैं इलास्टोमर। बात किया है नायलॉन 66 को एक इलास्टोमर, मतलब बोल रहा है वीकली बॉन्डेड होगा, जल्दी टूटेगा, विखंडित होगा, बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि नायलॉन 66 पहला बनाया हुआ सिंथेटिक फाइबर था, और फाइबर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमारे लिए क्या हुआ? सही हो गया। ठीक है, बाकी आगे बोल रहा है रिपीटिंग यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, बिल्कुल सही, रिपीटिंग यूनिट को ही मोनोमर नाम देते हैं। बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी ठीक है, उनके डिसोसिएशन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज यही सब तो निकलते रहता है। चलिए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो भैया संघनन बहुलक नहीं है पूछा गया है, तो मेलामाइन रेजिन, मेलामाइन क्या है? अपने आप में रेजिन, बेकेलाइट भी क्या है? रेजिन। ये लोग तो भाई कंडेंसेशन पॉलीमर है पक्का से। ग्लिप्टल ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना, टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल मिलते हैं। तो डेक्रॉन पॉलिस्टर है, ये दोनों पॉलिस्टर है, मतलब कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है मतलब कि कंडेंसेशन है। नियोप्रीन, नियोप्रीन एक एडिशन पॉलीमर है, तो भैया आंसर क्या आया? नियोप्रीन, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं था, नॉट पूछा गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा मिट गया है, ध्यान से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन
सॉरी, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर, क्या नाम दिया गया है, पॉलिस्टर पॉलीमर। तो मेरे प्यारे बच्चों को तो याद आ गया होगा, पॉलिस्टर बोलने से तो दो ही नाम आता है दिमाग में, एक टेरिलिन का और दूसरा ग्लिप्टल का। तो ऑप्शन में टेरिलिन है, सीधे उड़ाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टुडुन टुडुन, बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रिन पॉलीमर, बोरा निम्न में से कौन सा नियोप्रिन बहुलक को प्रदर्शित कर रहा है। ये नीट दोबारा पूछ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको फिर से रिपीट किया है, ठीक है। तो बच्चों इसका सीधे सीधे आंसर क्या होगा, नियोप्रिन पूछा गया है तो याद रखिए यही तो है, क्लोरोप्रिन से ही तो बनता है ना नियोप्रिन। ये क्या है आपका विनाइल साइनाइड, इससे आप लोग क्या बनाएंगे, एक्रिलोनाइट्राइल बनाएंगे, या PAN बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल भी। यह है आपका विनाइल क्लोराइड, इससे क्या बनेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड PVC। और यह है स्टाइरिन, इससे क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन, वही गैस थोड़ी पॉइजनस होती है जो लीक हो गई थी अभी वाइजग में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगला सवाल आपके सामने क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से समझना, हमेशा ज्यादातर ना फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट यही पूछता है, क्योंकि उसमें ना आपको सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया करो ना, तो इस सबको ध्यान में रखा करो। ब्यूनाएस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, ब्यूनाएस ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का सह बहुलक है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल है। नेचुरल रबर इज 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रिन, ये भी सही है भाई, 6,1,4 पॉलीमर ही तो होता है ना नेचुरल रबर आइसोप्रिन का। फिर बोल रहे इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन्स मेक्स रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। देखो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में ना हम लोग 5% या उससे भी कम कुछ परसेंट, 0.5% समझ लो, ये 1-2% हम लोग सल्फर मिलाते हैं, उससे क्या होता है ना, जो रबर रहता है ना उसकी स्ट्रेंथ ना कई गुना बढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर के एडिशन को रबर में वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण अभिक्रिया, क्रॉस लिंक्ड टाइप का सल्फर बॉन्ड बना लेता है ना, मतलब उन लोग आपस में जॉइंट कर लेता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। अगला बोल रहा है नेचुरल रबर हैज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, अरे अभी तो ऐसा ही सवाल पहले भी नीट पूछ चुका है, घुमा दिया। देखो यही तो खास बात है, इसलिए तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। नीट अपने ही सवाल को घुमाते रहता है, कुछ नया नहीं पूछता, ठीक है। पहले पूछा था कि कौन सा सही है तो उसमें सिस आया था, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इधर पूछता है कौन सा सही नहीं है और बोल दिया है ट्रांस, हो गया आंसर भाई। ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमारे लिए सही है, क्योंकि ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है नेचुरल रबर में। रिपीट कर रहा है, देखो दो क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन कंटिन्यू देखे, कॉन्सेप्ट रिपीटिंग था। अगला क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, सेम यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले फिर से बनाए थे, मतलब ऐसा ही टाइप का, संघनन बहुलीकरण पर आधारित प्रश्न पूछ दिया है। तो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन तो भैया CF2 एडिशन पॉलीमर है। नेचुरल रबर ये भी आइसोप्रिन का योगात्मक बहुलक है, एडिशन पॉलीमर है। स्टाइरिन या पॉलीस्टाइरिन, ये स्टाइरिन का एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि कुछ बाहर मॉलिक्यूल निकलता नहीं है ना, ये तो सारे के सारे होमोपॉलीमर भी हैं। नायलॉन 6 में ना एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जब आपस में मिलते हैं ना, तो टेम्परेचर पे वाटर रिमूव होता है, मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो ऑप्शन है नायलॉन 6। इसका मोनोमर यूनिट याद रखेंगे, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब देखो मैं उसका मोनोमर यूनिट बोल ही रहा था और अगला क्वेश्चन उसी पे दे ही दिया। ये रहा आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, 6 एमीन है ना, तो हेक्सा 6 मिथाइल है तो हेक्सामेथिलीन और 2 एमीन के कारण डाइएमीन, और यहां से लेके ये पूरा पार्ट होता है एडिपिक एसिड का। यहाँ एमाइन का H और एडिपिक एसिड का OH वाटर रिमूव करके बाहर चले जाता है। तो ये क्या है, दो अलग अलग मोनोमर यूनिट से बना है, इसलिए किस टाइप का पॉलीमर है, कोपॉलीमर है। हिंदी में नाम देंगे सह बहुलक है। कैसा बहुलक है, सह बहुलक है, ला है वो, ठीक, कोपॉलीमर है। तो प्रॉपर्टीज पे ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैन ग्रोथ पॉलीमर, मैं बोला ही था भैया चैन ग्रोथ पॉलीमर मतलब श्रृंखला वृद्धि बहुलक,
या चरण वृद्धि बहुलक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, इस पे थोड़ा फोकस करना। चैन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब ही आप समझ लेना कि वो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल होना चाहिए, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ में यहां पर देखो तो स्टार्च आया है, न्यूक्लिक एसिड आया है, प्रोटीन आया है, सारे के सारे ना बायोडिग्रेडेबल है और नेचुरल अकरिंग है। एक है पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन के बारे में याद रखना कि चैन ग्रोथ पॉलीमर का एक एग्जांपल लिया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, मतलब इतना क्लियर हो कि हर बार चैन ग्रोथ पॉलीमर होने के लिए ना एडिशन पॉलीमर होना जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए। चैन ग्रोथ पॉलीमर बेसिकली मुक्त मूलक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अपने यूनिट को रिपीट करने वाला काम करते हैं, ठीक है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स द पॉलीमर नियोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन, निम्न में से किसके द्वारा नियोप्रीन का निर्माण होगा। तीसरी बार आ गया ना नीट में यही क्वेश्चन, किससे होगा, सबको पता है भाई, क्लोरोप्रीन से होगा। कहीं दिख रहा है क्लोरोप्रीन, दिख गया, हो गया, कहानी खत्म। ये तो CCl2 ऐसे कुछ नहीं बने, ठीक है। ये आपका विनाइल क्लोराइड है, इससे PVC बनेगा और इससे आपका टेफ्लॉन बन जाएगा, ये टेफ्लॉन बनाएगा, ये PVC बनाएगा और ये है आपका नियोप्रीन बनाने का रॉ मटेरियल मोनोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स अ पॉलीमर नियोप्रीन ऑन, अच्छा ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर देखो इस बार ना हमारे पास ना 2-2, 3-3 सवाल एक साथ आ गए, अच्छा है, बार बार हम लोग को स्लाइड नहीं करना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी एक क्वेश्चन है, सिंपल। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। CF2 इज मोनोमर ऑफ, भैया टेट्राफ्लोरोएथीन किसका मोनोमर है, सबको याद आना चाहिए, टेफ्लॉन का है। किसका है, टेफ्लॉन का है, ठीक है। पॉलीथीन का क्या होता है, इथीन होता है। ऑर्लोन का मतलब डेक्रोन समझ लेना ना, ठीक है, टेरेप्थेलिक एसिड, और वो सॉरी ऑर्लोन का मतलब पॉलीएक्रोनाइट्राइल PAN, और नायलॉन 6 का मतलब क्या, प्रोलेक्टम, इसका मोनोमर यूनिट, सबको याद रखना है ना। विच कंपाउंड फॉर्म्स लीनियर पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बोला है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्न में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध के द्वारा रेखीय बहुलक बनाता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब बनता है जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन आता है, तो भैया या तो फ्लोरीन आ जाए, या ऑक्सीजन आ जाए, या तो नाइट्रोजन। कभी कभार क्लोरीन भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर जनरली नहीं भी किया जाता है। तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, सब बनाते हैं। बट लीनियर पॉलीमर अगर देखा जाए तो HF बनाएगा, क्योंकि HF ऐसे जुड़ते जाते हैं। यहाँ का फ्लोरीन दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ेगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। फिर से देखो ये डॉट 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 करके हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करता है और लीनियर पॉलीमराइज टाइप का अरेंज होते चले जाता है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, ये नेचुरल रबर या नियोप्रीन, देख रहे हो 4-5 बार पूछ दिया ना। नीट की ब्यूटी है ना, रिपीट करता है क्वेश्चन को, यही तो बार बार हम बताने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन से बनता है, बात ही खत्म। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, इसको हटा रहे हम। अगला देखिए, अगले स्लाइड में भी बड़े सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए, ठीक। चलिए देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या क्या है थोड़ा उनको डील कर लिया जाए। पहला पूछा है टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, मतलब जो टेरिलीन है या जो डेक्रोन है, इथाइलिन ग्लाइकोल और किसका बहुलक है। तो भैया सबको पता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ और क्या मोनोमर यूनिट ऐड करूं तो टेरिलीन या डेक्रोन बनेगा। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को अभी याद आ ही रहा होगा, वो है टेरेप्थेलिक एसिड। थैलिक एसिड मत बोलना ना, थैलिक एसिड से ग्लिप्टल बनता है। टेरिलीन ग्लिप्टल दोनों पॉलिस्टर हैं, बट उनके मोनोमर यूनिट अलग अलग हैं। ग्लाइकोल दोनों में कॉमन रहेगा, अगर थैलिक एसिड आया तो ग्लिप्टल बन जाएगा, टेरेप्थेलिक एसिड आया तो उससे टेरिलीन बनेगा। नाम से याद रखना ना, टेरिलीन टेरेप्थेलिक, दोनों टर से स्टार्ट हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, भैया नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपा खाना पे ना लगे, उसके लिए हम लोग घरों में यूज करते हैं जो बर्तन ना, उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन की। और टेफ्लॉन का ही नाम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। यही क्या है हमारा,
टेफ्लॉन कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेकेलाइट इज प्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। मतलब बेकेलाइट का निर्माण जो कि क्या है, क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन टाइप का पॉलीमर है। ठीक है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा बेकेलाइट का फॉर्मेशन करना है तो भैया बेकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। एक पूरा क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की भी पूरी बातें हुई। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो ये अभी तक में हमने आज के इस सेशन में नीट से पूछे हुए पूरे के पूरे पॉलीमर के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर किया। आप देख पा रहे हैं 1995 तक के पूरे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये पॉलीमर वाला जो चैप्टर है ना, अभी आपको 4 मार्क्स जरूर दिलाने वाला है। ऐसे ही एक एक चैप्टर को हम करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को भी जरूर शेयर करो भाई। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि कैसा रह रहा है, क्योंकि आपका प्यार आपका स्नेह कमेंट के माध्यम से ही भाई मेरे पास पहुंचना है। तो थोड़ा कमेंट करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं बच्चों नए क्लास में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नया वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। जय हिंद।